जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत हद तक अपनी प्रिपरेशन को कर चुके हैं और अब हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपना एक जो टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि माइंड मैप के नाम से है, जिसको कि आप लोग एक समरी समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे सिलेबस को जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ एक ही वीडियो में समेट करके 5 से 10 पेज की पीडीएफ में हम सब कुछ डिस्कस करते हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है ना। और एक तरह से ये हमारा रिवीजन होता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो लोग कमेंट इतने अच्छे अच्छे कर रहे हैं और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। आप लोग बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक होगा, यहाँ इस क्लास में हम लोग थोड़ी सी बात ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स पेडागॉजी का है। और आप लोगों को पता होगा कि पेडागॉजी का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आप अपनी पर्सनल समझ से सॉल्व करेंगे। जब भी आप पेडागॉजी के क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि अपने आप को एक, चाहे आप टीचिंग में नहीं भी हैं, कहीं नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक टीचर मान के बैठे रहना। जब पेपर में बैठना तो मान लेना कि आप एक टीचर हो और एक बहुत अच्छे टीचर हो, ठीक है ना, जो कि ना ही किसी पर्टिकुलर जाति की बात करता है, ना ही किसी जेंडर विशेष की बात करता है, ना तो महिलाओं के सपोर्ट में ज़्यादा है, ना पुरुषों के ज़्यादा सपोर्ट में, सबको एक साथ लेके चलता है। अपने आप को खुद को ऐसा मान के चलोगे। पहला ध्यान आपको इस बात पे देना है। दूसरा बात ध्यान आपको इस बात पे देना है कि जो आपके छात्र है, जो स्टूडेंट जिसको माने हुए हो, इमेजिन किए हुए हो, वो सब आपके लिए सब सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो तो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। आपका उसमें बहुत ज़्यादा वो योगदान नहीं है। सारा क्रियाकलाप स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज ये देखिए, पहला एक वर्ड आपको पेपर में देखने को मिल सकता है कि कन्वर्स या फिर विलोम क्या होता है। आपको कथन दिया रहेगा, उसमें स्टेटमेंट जैसा दिया रहेगा, कोई स्टेटमेंट दिखेगा, आपको कहा जाएगा कि पी से क्यू में जा रहे हो जैसे, ठीक है ना। तो इसका प्रतिलोमिक जो स्टेटमेंट होगा, जैसे ये पी से क्यू है, पी टू क्यू, जो इसका विपरीत इनवर्स की बात करेगा वो क्या होगा, इसको उलट देगा, सीधा बोल देगा कि आप पी से क्यू नहीं बल्कि क्यू से पी जा रहे हो, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ऐसी चीजें अगर आपको दिखती हैं तो आप वहां पे ये मार्क करोगे कि ये इसका कन्वर्स है, ठीक है ना। तो बात समझ गए होंगे। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका इनवर्स, ठीक है। अच्छा देखिए, कभी भी आपको अगर ये लगता है कि हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप लोग मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जो यहाँ पे नहीं भी लिखी होंगी मैं उसे भी चीज़ों को आप लोगों को डिलीवर करूँगा, ठीक है। देखिए एक आता है आपका इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। इसमें क्या होता है, पी से क्यू तो जा रहा है, कंटेंट हमारा जो कथन है वो पी से क्यू में होगा, लेकिन दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। इसमें जो पी है इसका भी कथन नेगेटिव हो जाता है और ये भी नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह के अगर कोई कंटेंट बनता है तो उसे इनवर्स बोलते हैं। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अभी आगे चलेंगे, इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में ले रखा है, काफ़ी डिटेल में अपना ये टॉपिक है, कंटेंट काफ़ी डिटेल में है, ठीक है ना। अच्छा, एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा कंट्रापॉजिटिव, ठीक है ना, प्रतिलोम इसको बोलते हैं। कंट्रापॉजिटिव में अगर मान लो कोई कथन पी से क्यू में ही जा रहा है, ठीक है ना, तो इसमें ये क्या करता है, इन दोनों को रिवर्स भी करेगा, साथ ही साथ साइन भी बदल देगा। जैसे पी से क्यू जा रहा था कोई कथन है, तो ये क्या कहता है कि ये क्यू से पी है, क्यू से पी जाएगा और साथ ही साथ इनका नेगेटिव भी कर देता है। ये होता है कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका बनता है मैथमेटिकल, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपके पेपर में एक दो वर्ड आते हैं, एग्जिम्स से क्या होते हैं या अभिगृहित हिंदी में लिखा होता है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जिम्स या अभिगृहित ये ऐसी सार्वभौमिक सत्य चीज़ें होती हैं जिनको किसी भी सत्यापन की, किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप ही पूरी तरह से सत्य मान करके हमें आगे बढ़ना होता है, इनका इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन में या अपने डेली लाइफ में, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर a इज इक्वल टू बी है, कोई कंटेंट है जो a इज इक्वल टू बी है,
दूसरा है आपका b इज इक्वल टू सी है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये सत्य है तो ये भी सत्य होगा कि a बराबर b बराबर c, ठीक है ना। इसमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। एक सेकंड में ये पेन थोड़ा सा रेड वाला ले लेता हूँ। हाँ, ये बात समझ गए होंगे आप लोग। चलो एक मिनट, पेन आ जाओ, एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ ठीक है, आ गया पेन। चलो अब उसके बाद आता है हमारा थ्योरम्स क्या होती हैं, प्रमेय जिसको बोलते हैं, ठीक है। थ्योरम्स या प्रमेय क्या होती हैं, इन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता होती है और ये प्रूफ होती है किससे, एक्सिम्स मतलब अभिगृहीत की मदद से, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है जो स्टेटमेंट एक्सिम्स की मदद से प्रूफ किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम्स बोलते हैं। अब मैं कई बार वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रूफ। प्रूफ का क्या मतलब होता है, प्रूफ से मतलब होता है, अगर गणितीय भाषा में बोले, आप कोई स्टेटमेंट ले रहे हो उसके दो पहलू होंगे, ठीक है। अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड के पहलू राइट हैंड साइड के पहलू के बराबर होते हैं तो ये बोला जाता है कि ये प्रूफ हो चुका है। प्रूफ वर्ड का मतलब यही होता है, ठीक है ना, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अच्छा, एक आता है कंजेक्टर। अब देखिए कंजेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसको डिटेल में अभी मैं थोड़ी देर में ले रहा हूँ, आगे हमने पूरा डिटेल में PDF ले रखा है, ठीक है। कंजेक्टर क्या होता है, इसमें ना एक कथन होता है जिसको पहले हम ट्रू मान के चलते हैं, ठीक है ना, फिर उसकी प्रूफ पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या वो जो हमने मान के चला था वो सत्य है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं अगर कोई अमरूद है, ठीक है, मैं एक कोई फल दिखाया गया, ठीक है, तो उसको पूछा गया कि ये प्रूफ करके दिखाओ, या तो हमने क्या किया, हमें नहीं पता था वो फल कौन सा है, फिर हमने मान लिया कि वो फल अमरूद है आपका, ठीक है ना, वो फल को आपने अमरूद मान लिया। अब क्या करोगे, उसके गुणधर्मों से चेक करोगे कि क्या वो देखने में गोल सा है, देखने में ग्रीन सा है, क्या वो खाने में थोड़ा उसके बीज जो है कड़क लग रहे हैं, क्या उसको नमक लगा के खाया जाता है। जब आपको सारी चीजें उससे मैच होती दिखेंगी तो आप बोलोगे जो मैं मान के चला था वो ट्रू था, ठीक है। अगर मैच नहीं होती है तो हमने जो एज्यूम करके चला था वो गलत हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ रिलेट करके कंजेक्टर है, अभी मैं डिटेल में पूरा लिखा हुआ है PDF वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं, देखिए मैथमेटिक्स की प्रकृति पे। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिया है, आगे मैंने डिटेल में लिया हुआ है वो भी बताऊंगा। देखिए नेचर ऑफ मैथ की अगर बात करें तो मैथ हमारी क्या होती है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। मैथ में लॉजिक चलते हैं, थॉट्स चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो थॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, पहली बात तार्किक होते हैं, अमूर्त होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अमूर्त का मतलब होता है, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये एक मूर्त वस्तु है, जो सामने हमें दिख रहा है इसे हम लोग मूर्त बोलते हैं, ठीक है ना। अमूर्त चीजें वो होती हैं जिसको हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा कुछ है, ठीक है ना, इसको ऐसे किया जा सकता है, जोड़ते हैं तो ये आता है, तो वो अमूर्त होता है, जो सामने एकदम से प्रेजेंट नहीं हो, जिसको हम फिजिकली टच ना कर पाए। ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स क्या होती है, एक अब्स्ट्रैक्ट चीज होती है, एक थिंकिंग होती है, ठीक है ना। इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब इसमें नेगेटिव क्या चीजें हैं, याद करने की बात है, रटने की, अभी नेगेटिव टैग वर्ड पूरा ले रखा है वो भी बताऊंगा। रटने की बात है, गलत होता है, फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना गलत माना जाता है, ओनली वर्ड गलत होता है। अभी ये तो थोड़ा सा ट्रेलर है, आगे मैंने पूरा डिटेल में ले रखा है, ठीक है। चलिए ये आ गया, ओके। अब देखिए हम इसके उद्देश्यों पे आ जाते हैं, इसके उद्देश्य की बात करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का उद्देश्य होता है, एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग होता है, पहला वर्ड आपको ये पता होना चाहिए। आगे क्या कर रहा है, बच्चे की सोच को मैथमेटाइज करना, ये NCF का कहना है। NCF हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट बल, इसी पे दिया है कि आपको बच्चे की जो सोच है उसका गणितीकरण कर देना है, गणितीय रूप देना है, ठीक है ना। वो डेली लाइफ में कहाँ जा रहा है, कुछ खरीद रहा है, उसको गणित से जोड़ पाए अपने, ठीक है। ये आ गया। अगला क्या कहता है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना सबसे पॉजिटिव माना जाता है हर किसी काम के। अगर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो आप जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करने का और अवसर दीजिए। वो किसी भी मेथड से कर रहा है, वो दीवार पे कुछ बना करके थिंकिंग कर रहा है, कुछ भी दे रहा है, जितने भी बच्चे की आज़ादी दोगे वो उतना ही पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहा है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है हमें बच्चों में, ये होता है हमारा उद्देश्य। दूसरा क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होता है हमारा उद्देश्य। अगला क्या होता है कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है, कि बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाए, ठीक है ना। मैथ को बच्चे की डेली लाइफ से जोड़ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को जो मैथमेटिक्स है उसको उनके रोजाना की लाइफ से जुड़ी रहे, ठीक है। अच्छा, मैंने शुरू
क्लास तो शुरू कर दी, बीच में एक बात बताना भूल गया। आज हमारी क्लास थोड़ी लेट अपलोड हुई, इसके पीछे रीज़न है कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे थे। कल जो हमारा देश अपना जीता है मैच को, T20 का वर्ल्ड कप जीता है, और उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है ना। तो जय हिंद। अगर आप लोग भी इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करते हैं तो जय हिंद कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। कल काफ़ी मज़ा आया, हम लोग बहुत एंजॉय किए। आई होप सब लोग एंजॉय किए, पूरा भारतवर्ष इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील किया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ तक इसके उद्देश्य को हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब देखिए आता है एक मैथमेटिकल मॉडल की बात है, ठीक है ना। यहाँ तो हमने पेन से लिखा है, आगे PDF में भी लिखा हुआ है। मैथमेटिकल मॉडल का क्या मतलब होता है? रियल लाइफ सिचुएशन को मैथ की हेल्प से सॉल्व करना, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको कोई चीज़ वर्ड के, ये देखिए ये वर्ड याद रखना, प्रतिरूपण इसकी हिंदी होता है, मैथमेटिकल मॉडल, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। जैसे मैं आपको कोई वर्ड टू वर्ड चीज़ें लिख करके दे दूं कि राम की एज फला है और वह इतने से बड़ा है, इससे ये वर्ड में लिख के दे दे, अगर आप उसको मैथमेटिक के समीकरण में ढाल देते हो तो वो बोला जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग हुई है, उसकी मैथमेटिकल प्रतिरूपण हुआ है, गणितीय प्रतिरूपण हुआ है, ठीक है। आई होप बातें क्लियर हो रही हैं। चलो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आता है देखिए वैन हेले का, ये इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, जो ज्यामिति बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या है, इसको भी थोड़ा सा आगे और डिटेल में लिया हूँ। यहाँ इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं कुछ टॉपिक 2 बार लिया हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि मैं चाहता हूं कि जो 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आए, आप लोग इतना भी पढ़ के 10 क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन आपको यहां से हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपकी पर्सनल थिंकिंग पे होता है। आप जैसा सोचते हो अपने आप को क्लासरूम में जितनी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे, वहां से आप उसे हल कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए वैन हेले का पहले तो मॉडल जानिए कि ये 5 स्टेप का मॉडल होता है, ठीक है ना, 5 लेवल्स होते हैं इसमें, ठीक है। और ये रिलेटेड किससे है कि ज्यामिति की समझ से रिलेटेड है, कि ये जो ज्यामितिक आकृतियां होती है इनसे समझ की रिलेटेड है कि बच्चा ज्यामिति को किस किस स्टेज से होकर के सीखता है। तो उनका 5 लेवल है, जो कि लेवल 0 से शुरू होता है, लेवल 4 तक जाता है। लेवल 0 जो है, जिसको प्रथम लेवल बोलते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चा विजुलाइज करता है, चक्षुषीकरण करता है। मतलब किसी भी चीज को देखेगा तो उसको देखेगा, जैसे मेरे हाथ में पेन देख लेगा बच्चा तो कहेगा अच्छा ये तो सिलेंडर है, अच्छा ये ऐसा क्यों है, ये सब चीजें वो विजुलाइज करता है। मम्मी के हाथ में रोटी देखेगा, अच्छा ये गोल है देखने में, हाँ किसी के हाथ में समोसा देख लेगा कि अच्छा इस तो त्रिभुज जैसा दिख रहा है। तो पहले स्टेज में बच्चा क्या करता है, चक्षुषीकरण करता है, विजुलाइजेशन करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है लेवल 2, जिसको बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण करता है। फिर उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाके एनालिसिस करता है कि इसको ऐसा कर दे तो क्या हो जाए, ये ऐसा ही क्यों है, और चीज़ों में वो विश्लेषण करता है। आपको ये याद रखना है, एक बार क्वेश्चन बना था कि वैन हेले का ज्यामिति प्रतिरूपण का या ज्यामिति जांच का पहला लेवल क्या है, तो आप लोग 0 वाले को बोलोगे क्या, विजुलाइजेशन या चक्षुषीकरण, ठीक है। सेकेंड लेवल आपका आता है क्या, इनफॉर्मल डिडक्शन का, अनौपचारिक निगमन का। इसमें अनौपचारिक तरीके से बच्चा सोच करके उसका निगमन करता है। तीसरा लेवल आपका आता है फॉर्मल डिडक्शन, और चौथा लेवल आपका आता है रेजर, जिसको दृढ़ता बोलते हैं। ये फाइनलाइज करता है सब कुछ जानने के बाद। इसमें क्या होता है, रिलेट कर पाता, जैसे देखिए इसमें क्या है, ये रिलेट कर पाएगा, अच्छा ये स्क्वायर है, अगर 2-3 स्क्वायर को जोड़ देती है एक रेक्टेंगल बना देता है। ये चीज़ों की मानसिकता डेवलप हो जाती है बच्चे को इस लेवल तक आने आते आते, ठीक है ना। लास्ट में आकर के वो काफ़ी दृढ़ हो जाता है, सब कुछ जानने लग जाता है, अमूर्त चीज़ों को भी सॉल्व करने लग जाता है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं इसमें। देखिए पेपर 1 के भी कुछ टॉपिक हैं, जो लोग पेपर 1 को भी दे रहे हैं उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। जैसे बात करें TLM होता है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है ना, कि जब भी हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो हमारे पास कुछ मटेरियल होता है जो पढ़ाने में हमारी मदद करता है। जैसा कि आजकल देखा जाए तो जो ऑनलाइन चीज़ें जब से आ गई हैं तो ये भी एक हमारा TLM हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, जिससे हम चीज़ों को पढ़ाना और प्रशिक्षण का कार्य आसान कर पा रहे हैं, वो सारा हमारा क्या होता है, TLM होता है, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जियो बोर्ड है, 10 ग्राम है आपका, डाइस ब्लॉक है, और क्या है, ग्राफ पेपर है, डॉट पेपर है, एबेकस है, ग्रिड पेपर है, और क्या है, जियोजेब्रा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बात पूछे गए हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं जियो बोर्ड के बारे में।
जियो बोर्ड क्या होता है, एक इस तरह से बोर्ड लगा होगा, इस पे छोटे छोटे काटी खूटी गड़े होते हैं, जिससे इसमें पतली सी धागे जैसी रस्सी होती है या रिबन होता है, जिसको इस खूटियों में मिला करके बच्चों को आकृतियों का ज्ञान कराया जाता है, आकृतियों की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है 10 ग्राम। 10 ग्राम जो होता है कुछ पहेली जैसा होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बचपन में किस तरह से आता है, अलग अलग पार्ट कटे होते हैं, इनको जोड़ जोड़ करके कभी बच्चा कुत्ता बना देता है, कभी डॉग्स बना, वो आपका बतख बना देता है। ये जो पहेली जैसा आता है, ये इससे ही बोलते हैं 10 ग्राम। ठीक है ना, ये तो मैंने छोटा छोटा इनका सार लिया है, आगे डिटेल में भी लिखा है, आप लोग उसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैंने कोशिश किया है डेटा लेके आने की। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें आपका लेसन प्लान के बारे में। तो जैसे देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ सबको पता होगा कि जब अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अपने देशवासियों ने, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उन सब ने बहुत सारे देशों का अपना जांच किया, मतलब उनके बारे में जाना और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और वहाँ से जो अच्छी चीज़ें थी उनको ले करके अपने उसमें, अपने संविधान में उसको लिखा। आपने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें हैं जो हमने बाहर से लिए हुए हैं। ठीक है, नागरिकता का सिद्धांत कहीं से लिए हैं, और पार्लियामेंट के हो गया, जजमेंट का हो गया, आपका राष्ट्रपति पद हो गया, बहुत सी चीज़ें हमने बहुत जगहों से ली है। ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब आप लोग लेसन प्लान करोगे, या इन फ्यूचर, केवल एग्ज़ाम्स की बात ना करूं, अगर आप सब वैसे एक बहुत अच्छे टीचर बनोगे, और आप जब टीचर बन जाओगे तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान देना कि आपको अच्छी चीज़ें कहीं से भी मिल रही हैं, उनको अपने कंटेंट में शामिल करना। ठीक है ना, बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए अपने स्टूडेंट को, जिसको हम दे रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर चीज़ें दे सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमें पता हो या हम ही हर चीज़ का निर्माणकर्ता बने, कि हम चीज़ों को बनाएंगे तभी पढ़ाएंगे। नहीं, आपको अच्छा लग रहा है उसे भी अपने उसमें कंटेंट में शामिल कीजिए। और इसका रिलेशन अपने खुद के मैं कंटेंट में कई बार करता हूँ। कुछ टॉपिक आप लोगों को किसी अच्छे टीचर्स की, या किसी अच्छी बुक्स की, या किसी के नोट्स की हो सकती है, आपको देखने को हमारे कंटेंट में मिल सकता है। इसका उद्देश्य मेरा बस यही होता है कि मैं आप लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट समराइज करके दे पाऊँ। ठीक है ना, और बाकी कोई कंट्रोवर्शियल उद्देश्य नहीं होता कि मैं किसी के कंटेंट को लेने की कोशिश किया हूँ या कुछ। क्योंकि देखिए, जैसे आज मानो मैं अभी नए नए चीज़ों अपलोड कर रहा हूँ, अगर किसी को पसंद आता है, कल को और भी टीचर है जो माइंड मैप की चीज़ें ले आ करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसका ये मानना नहीं होगा कि उन्होंने अमृत एकेडमी से चीज़ें कॉपी करी हैं। लोग देखते हैं चीज़ें, उसमें मॉडिफाई करते हैं, अपने विचार डालते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों को कुछ पॉइंट, कुछ ट्रिक कहीं से भी दिखे तो उसको नेगेटिव वे में ना लेकर के एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी आप लोग भविष्य के एक अध्यापक हो, तो ये चीज़ें आपका एक गुणधर्म भी बनता है कि हर चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये चीज़ें हो गई, हमें ये पता चल गया जियो बोर्ड क्या होता है, हमने देख लिया 10 ग्राम क्या होता है। ठीक है, डाइस ब्लॉक क्या होता है? डाइस ब्लॉक होता है छोटे छोटे डाइस को रख करके बच्चे को नंबरिंग या फिर एक आकार देने की सिखाया जाता है इसकी हेल्प से। और ग्राफ पेपर आप लोग जानते हो, डेसिमल संख्याओं को या ग्राफ ड्रा करने के लिए इस तरह से होता है, हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा आता है डॉट पेपर। डॉट पेपर भी जो है कि ये जैसे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको सिखाने में, ये ग्राफ वगैरह ये चीज़ें सिखाने में काम आता है। ठीक है ना। एबेकस आप लोगों को पता है, एक इस तरह से रॉड होता है, उसमें छोटे छोटे कॉइन वो लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती है गोली गोली, जिनको गिन करके बच्चा गिनती, काउंटिंग करना या टेबल बनाना सीखता है। ठीक है ना, ये हो गया। ग्रिड पेपर भी आपका कुछ बार इसके ग्राफ पेपर के जैसा ही होता है, आगे डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए क्या कहते हैं, जियोजेब्रा। ठीक है ना। जियोजेब्रा क्या है, एक सबसे पहले बस आपको ये पता चलना चाहिए कि इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है जो कि मदद करता है टीचिंग में भी और लर्निंग में भी, स्टूडेंट और टीचर दोनों की मदद करता है। ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। अभी इसके बारे में और डिटेल में मैंने पूरी पीडीएफ जो है फोटो लगा रखी है, वो भी बता दूंगा, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना। हाँ, पर इसका जो ऑप्शन देगा बस इतना दे रखा होगा कि ये एक सॉफ्टवेयर है या कोई वैसा मटेरियल है, तो आप लोग सॉफ्टवेयर वाले पे टिक मार दोगे। ठीक है ना। मैं आज की क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पढ़ाने को आप लोगों को पता है इसमें बहुत कुछ है, आप पढ़ाते रहो दिन रात। ठीक है ना। लेकिन ये हमारा माइंड मैप है, मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में सारी चीज़ें आपको यहाँ थोप दूँ।
इसी वजह से मेरी थोड़ी बातों में थोड़ा स्पीड भी हो सकता है आप लोगों को नज़र आए, ठीक है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे देखिए एक आकलन है। आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक असेसमेंट आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका पढ़ाई के दौरान होता है, यूनिट टेस्ट जैसे हो गया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बीच बीच में आपका टेस्ट ले लिया, ठीक है ना, तो ये आता है आपका फॉर्मेटिव टेस्ट में पढ़ाई के दौरान होता है। समेटिव टेस्ट दो तरीके से होता है, से छमाही हो गया या सालाना जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हमारे समेटिव असेसमेंट में आते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपका टीचिंग मेथड से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या आपके अप्रोच क्या होते हैं पढ़ाने के, ठीक है। तो जो मेन दो मेथड है वो आपके आते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होते हैं, ठीक है ना। आपका इंडक्टिव या फिर आगमन मेथड, आगमनात्मक मेथड है, इसमें क्या होता है, हम लोग पहले किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसको हम लोग नियम की तरफ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को अगर सिखाना होता है हमें, हम क्या करते हैं, दिखाएंगे कि बेटा ये पेन है, ये लैपटॉप है, ये भैंस है, ये है, ये वो है, वस्तुओं को दिखाएंगे, फिर हम बता देंगे कि इन सब के नाम को पता है क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो फिर हमने नियम सिखा दिया एग्जाम्पल दे करके। ये हमारा किस में आ जाता है, इंडक्टिव में आ जाता है। ये छोटे बच्चों पे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है आपका डिडक्टिव मेथड या निगमनात्मक, ठीक है। ये क्या होता है, नी से शुरू हुआ तो पहले नियम आता है, फिर आपका जो है एग्जाम्पल दिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ठीक है। अच्छा एक पूछा जाता है, जूनियर स्तर पर जो गणित का शिक्षण होता है वो इस पे ही होता है, आपको दे देगा कि आगमन विधि से होता है, वो गलत होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो गणित का शिक्षण जो है इस विधि से किया जाता है, निगमन विधि से, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद देखिए एनालिसिस सिंथेसिस पार्ट, हाँ सिंथेसाइज होता है। इस विधि में क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके उन्हें सॉल्व करना, उन्हें सिखाया जाता है बच्चों को, एक ये हो गया। उसके बाद आता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को फुल अप्रोच देते हैं, मतलब फुल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो खुद से करके सीखें। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कर करके सीखना, ठीक है ना, तो बच्चा इसमें खुद करके सीखता है ह्यूरिस्टिक मेथड में। उसके बाद पांचवा आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें कि प्रॉब्लम लेकर के उसके सॉल्यूशन कराए जाते हैं, ये मेथड होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आपके ये दोनों आ जाएंगे, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ तक आगे। अच्छा एक मेथड आता है आपका जो कि अब चर्चा में नहीं है, जिसको कि व्याख्यान मेथड बोलते हैं, व्याख्यान, ठीक है ना। व्याख्यान में क्या होता है, इसमें टीचर आता है और केवल लेक्चर देता है, जैसा कि आज मुझे लग रहा है कि मैं केवल लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा होता है कि टीचर इसमें क्या होता है, लेक्चर देता है। ये बड़ी कक्षाओं में जैसे पीएचडी हो गया, मास्टर डिग्री हो गया, उसमें ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये व्याख्यान विधि अब ये प्रचलन में नहीं है, अगर ये आता है तो थोड़ा सा ये कम उपयोगी माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, क्वेश्चन आपको बनेगा कि इन सारे शिक्षण मेथड में सबसे कम उपयोगी या कम उपयुक्त कौन सा है, उसमें एक ये भी होगा व्याख्यान मेथड, तो आप इसको टिक मार के आ जाना। बात समझ गए। चलो अब हम आ जाते हैं कुछ नेगेटिव टैग्स, जिसको कि देखो हर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, सीडीपी और मैराथन वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, हर टीचर आपको सिखा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग हर जगह से सीख रहे हैं, थोड़ी कोशिश मैंने भी की है कि बेस्ट तरीके से आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है। देखिए नेगेटिव टैग वर्ड का मतलब होता है, जैसे देखो पहला वर्ड एक होता है, अगर कहीं पे आता है आपको कलन विधि द्वारा बच्चों को सिखाना, या एल्गोरिथम मेथड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। क्यों, क्योंकि एल्गोरिथम या कलन विधि का मतलब होता है याद करवाना, रटवाना जैसा, तो ठीक है, रटना जो कि नेगेटिव आता है, तो एक ये नेगेटिव आपके उसमें आ जाता है। दूसरा, आप लोग बहुत बार कई जगह सुन चुके होंगे कि अगर कहीं पे केवल लिखा हो, सिर्फ लिखा हो, सीमित बातें की गई हो, वो 99.9 केसेस में क्या होता है, नेगेटिव होता है आंसर, वो आंसर सही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, याद करने की कहीं बात कर दी जाए कि आप मेमोराइज करते हैं, कहीं नकल करने की बात कर दी जाए कि देख करके चीज़ें कर रहे हैं, कहीं सूत्रों का प्रयोग करके क्वेश्चन हल करने की बात करी जाए, ठीक है, या किसी को निर्देश कोई दे करके करवा रहा है, या व्याख्या जो कि ऊपर बता दिया व्याख्यान विधि की बात की जाए, तो ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है ना। अगला आपका नेगेटिव वर्ड क्या होता है, लैंगिक पक्षपात। जैसे अगर आपको कहीं ऐसा ऑप्शन मिल जाता है कि गणित एक कठिन विषय है,
जो कि बच्चियां नहीं सीख सकती हैं, महिलाएं नहीं सीख सकती हैं, तो ये एक जेंडर पक्षपात को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है और हमें इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। सब कोई कुछ भी कर सकता है आज के टाइम में, तो आप लोग देख ही रहे होंगे हर फील्ड में फीमेल्स लर्नर जो हैं सब लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाता है लैंगिक पक्षपात, ये भी एक होता है नेगेटिव, ठीक है। अगर ये देखिए एक वर्ड आता है कहीं भी अगर दे दिया कि गणित कठिन विषय है, कठिन कुछ नहीं है, जिसको आता है उसके भी 2 हाथ पैर है, वो भी समझ सकता है, जिसको नहीं आता है वो भी वैसे ही इंसान है, ठीक है। तो ये चीज़ें नेगेटिव में ली जाती हैं। अगर कहीं पे आपको दिखता है कि बच्चे को गृह कार्य ज़्यादा से ज़्यादा देना, पुस्तक पर आधारित प्रश्न हल करवाना, ऐसे आंसर कहीं दिखते हैं तो वो भी नेगेटिव तौर पे देखे जाते हैं, ठीक है। चलो, अब नेगेटिव टैग वर्ड्स हमने कुछ देख लिए, अब हम थोड़ा देख लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड कि जो कि देखने में कैसे लगते हैं या इनका आंसर्स कैसे देते हैं, ठीक है। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना। अगर कहीं पे भी बच्चों को कोई भी क्रियाकलाप आप दे रहे हो जिसमें इन्वायरमेंट जो इन्वॉल्व हो रहा है उसके वास्तविक जीवन से आप जोड़ पा रहे हो, तो उससे अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपके आंसर के लिए, अगर पॉजिटिव में आंसर पूछा है तो, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सोच का गणितीयकरण करना, ये भी पॉजिटिव है। मैथमेटाइज करना, ये तो हमारा एनसीएफ का रूल ही है, ठीक है ना। अगर कहीं पे गणितीय खेल होता है, जैसे मैथमेटिकल रनिंग हो गया, जैसे कई बार होता है कि गणित दौड़ कराई जाती है, इसमें क्या होता है कई सारे बच्चे इस तरह से लाइन से बिठा दिए जाएंगे, यहाँ एक डब्बे में सेम टाइप के कुछ क्वेश्चन रखे होंगे, बच्चा दौड़ करके आएंगे, सारे एक साथ दौड़ेंगे और दौड़ करके सबसे पहले जो सॉल्व करके वापस आ जाता है वो जीत जाता है। तो ये सब एक बहुत ही अच्छे मेथड है। जब आप लोग एक अध्यापक बन जाएंगे तो आप लोग भी इन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। मैंने इन चीज़ों का अप्लाई किया है। मैंने मतलब अगर अपने बारे में थोड़ा सा 1 सेकंड बताऊं तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूं, कोचिंगों में भी पढ़ाया हूं, कई सारे स्कूलों में भी पढ़ाया हूं। काफ़ी सारे टाइम से मैं इस चीज़ों से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। किसी दिन मैं पेपर के बाद डिटेल में अपने बारे में बताऊंगा विद प्रूफ, कि ऐसा ना हो कि आप लोग को लगे कि सर ऐसे ही कह रहे हैं। देखने में भले ही अभी मैं कम एज का लगता हूँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक सब कुछ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर कहीं गणितीय जोड़ तोड़ की अगर बात करी जाती है, गणितीय जोड़ तोड़ की अगर बात करी जाती है, जोड़ घटाव की बात की जाती है, तो ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग होता है, ठीक है ना। कहीं पे अगर पैटर्न का प्रयोग किया जाता है तो ये और भी अच्छा होता है। बच्चे को अगर मान लो संज्ञानात्मक विचार या किसी को बोला जाए कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाता है बहुत अच्छे से, मैथमेटिक्स के पैटर्न को बहुत जल्दी पकड़ पाता है। पैटर्न्स पकड़ने से क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो वो देख लेगा, अगर बॉड मास लगेगा, यहाँ पे प्लस पहले है, इसको पहले सॉल्व करना है, इसको बाद में, ये पैटर्न को पकड़ना होता है, ठीक है ना। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब 1-2 पॉइंट अभी मैं एनसीएफ यहाँ पे भी आया है, जैसे जहाँ जहाँ आपके पेपर में आया था उसी हिसाब से उसी लेवल का मैंने लिया है। एनसीएफ को पूरा नहीं मैंने लेकर के पढ़ाया है, जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, उसी तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार, गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों के साथ जोड़कर पढ़ाना है। ये अगर ऑप्शन आ जाता है, इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं माना जाता। ये हो गया। अब अच्छा एक आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, खुले सिरे वाला प्रश्न और बंद सिरे वाला प्रश्न, ठीक है ना। देखिए खुले सिरे वाले प्रश्न कैसे होते हैं। खुले सिरे वाले प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनका कि बहुत तरीके से आंसर किया जा सके, ठीक है ना, कई तरीके से। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 संख्या है जिनका योग 10 है, तो ये खुले सिरे का होगा या बंद सिरे का होगा? आप कहोगे खुले सिरे का। क्यों? कोई बच्चा आएगा कहेगा 8 + 2 कर दो गुरुजी, कोई आएगा कहेगा 5 + 5 कर दो, कोई आएगा कहेगा 6 + 4 कर दो, कोई आकर के कहेगा 7 + 3 कर दो, ठीक है ना। तो ये इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आप पूछते हो जिसमें कई तरीके से बच्चा अपने अनुभवों को शेयर कर सकता है, साझा कर सकता है, तो वो हमारे खुले अंत वाले प्रश्न बोले जाते हैं, खुले सिरे वाले प्रश्न बोले जाते हैं, ठीक है ना। इनके उत्तर विभिन्न होते हैं, यहाँ लिखा है, ये पढ़ लेना। ये हाँ ना में आप आंसर इसका नहीं कर सकते हो। बंद अंतर वाले क्या होते हैं? इनका जो आंसर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे मैं पूछ लूँ भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका आंसर फिक्स है, और ये हमारा बंद अंत वाला प्रश्न बोला जाता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होता है, ठीक है ना। देखिए हम आ गए अपने लेसन प्लान वाले, जिसका कि जिक्र मैंने थोड़ा देर पहले भी कर लिया कि आपको कंटेंट कैसे लेना है, उन चीज़ों पे हमने पहले भी थोड़ी सी बातें की हैं। देखिए
हमारा पाठ योजना या लेसन प्लान का उद्देश्य क्या होना चाहिए उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं, ठीक है ना। सॉरी, देखिए क्या कह रहा है, अधिगम पर बल देने के लिए गणित के लक्ष्यों को सुव्यवस्थित करना। जब आप अपना कंटेंट बना रहे हो तो आप टारगेटेड होने चाहिए कि आपको क्या देना है बच्चों को। जैसे गणित पढ़ा रहे हो तो गणित के सुव्यवस्थित करने के, उसके लक्ष्य को सुव्यवस्थित करना। जैसे अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, माइंड मैप बना रहा हूँ और एग्जाम से 4 दिन पहले अगर चीज़ें दे रहा हूँ तो ये मेरे माइंड में लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि ये कंटेंट बनाते टाइम कि मुझे कितना डीप जाना है और किन टॉपिकों को मेजर फोकस करना है। ये लक्ष्य हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब कुछ को समेट पाए इसमें, अगर मैं पेपर के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आप जब पढ़ाओगे तो आप अपनी समझ के हिसाब से लेसन प्लान में गणितीय उद्देश्यों को सुव्यवस्थित करना ना भूलेंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या होता है आपका कि ऐसे कार्य देना उसमें जो विवेचना, जो तर्कपूर्ण हो। अगर आप गणित का पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उसमें तार्किक बातें होनी चाहिए और समस्या समाधान को बढ़ावा देने वाले तर्क होने चाहिए। इस तरह के टॉपिक आपके उसमें होने चाहिए आपके लेसन प्लान में, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है अगर विद्यार्थियों के लिए उद्देश्यपूर्ण समस्या प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम भी रख रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों के रियल लाइफ से जुड़ा हो, ऐसा उद्देश्य कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है कुछ पाठ्य योजना को थोड़ा सा मैंने समराइज करने की कोशिश किया है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए मैंने एक बार पहले भी बता दिया कि कुछ टॉपिक 2-2 बार मैंने लिया है, उसके पीछे रीजन यही है कि चीज़ें आपको यहीं के यहीं याद हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि इसका पेडागोजी करने का सबसे आसान तरीका होता है आपकी खुद की समझ, दूसरा आपको प्रीवियस ईयर की नॉलेज और एक इस तरह से समरी बेस जो आपको पूरा समेट के पूरा दे दे, ठीक है ना। ये 3 चीज़ों पे काम कर लो, 10 के 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखिए गणितीय प्रतिरूपण हमने पहले ही बता दिया कि शाब्दिक समस्याओं के लिए गणितीय समीकरण बना लेना एक ये गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, एक नोट इसमें और है, क्या है, एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए, एक बार एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा अलग टाइप का उसका आंसर था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ही ले लिया है। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज है समद्विबाहु मतलब आइसोसेलिस ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। पहली बात तो उसके दोनों कोण समान होने चाहिए और ये अवश्य है। इसके बाद लिखा था दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। यही अगर आपका कोई ट्रायंगल आइसोसेलिस है तो ये दोनों अगर कोण हो गए तो ये आवश्यक भी है कि ये होने भी चाहिए और इतना ही पर्याप्त है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं भी दोगे तब भी आप इसको क्या बोल दोगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज को बना सकते हो, ठीक है ना। आवश्यक होना और पर्याप्त भी होना। कई बार कुछ चीज़ें आवश्यक होती है पर वो पर्याप्त नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ आवश्यक और पर्याप्त की बात करूँ, मैं कहूँ पानी हमारी लाइफ के लिए आवश्यक चीज़ है, क्या यही पर्याप्त है? क्या केवल पानी पी के भी नहीं जी सकते हो, है कि नहीं? तो केवल पर्याप्त भी नहीं, और भी चीज़ें होती है, खाना है, न्यूट्रिशन लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आवश्यक होना और पर्याप्त होना दोनों अपने आप में अलग चीज़ें हैं। तो इस बात का ध्यान देना कि अगर ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करना कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इतनी चीज़ें हमारी ज़रूरत भी लगेंगी और यही पर्याप्त है। इसके अलावा अगर और कुछ नहीं भी मिलेगा तब भी मैं आइसोसेलिस ट्रायंगल बना दूंगा, ठीक है ना, दो कोण अगर बराबर मिल गए तो। चलो यहाँ हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपका बनता है, वैसे तो डिस्ग्राफिया और बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, वो आप लोग पेडागोजी सीडीपी में पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है ना। वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं घुसने की कोशिश किया, मैं अपने मैथ और साइंस में ही रहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वर्ड आ जाता है आपका डिस्कैलकुलिया। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? डिस्कैलकुलिया वर्ड से ही हमें पता चलता है कि बच्चे के कैलकुलेशन गणना संबंधित ये एक विकार है, ठीक है ना। विकार मतलब कमी, बीमारी, जो भी मानो, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? इसमें बच्चा संख्याओं का जो संकल्पनाओं का समझ नहीं व्यक्त कर पाता, उसको समझने में ही कठिनाई होती है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है संख्याओं के संकल्पनाओं को समझने में ही कठिनाई होती है। कोई संख्या क्यों बनी है, कैसे लिखी गई है, ये सब भी नहीं समझ पाता। और क्या होता है, संख्याओं के अंतर्ज्ञान को नहीं पकड़ पाता है, पकड़ने में उसको कमी होती है कि ये अच्छा ही ऐसे ही क्यों, और उसके पोजीशन में कमी होती है। कई बार 9 और 6 में वो विभेद नहीं कर पाएगा कि ये क्या है, उल्टा लिख दिया तो क्या ये 6 क्यों हो गया, ये 9 क्यों हो गया। तो ऐसी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं किसमें, क्या, डिस्कैलकुलिया में, ठीक है। संख्याओं के अंतर्ज्ञान के पकड़ में कमी होती है। अगला क्या कह रहे हैं, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूपों में संबंध करने में अयोग्यता वो महसूस करता है। ये सारी चीज़ें डिस्कैलकुलिया में आपकी आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक नोट पॉइंट है, देखिए जो थोड़ा सा भूलने वाले जैसे क्वेश्चन थे जहां से बच्चे गलत करते हैं, उनको मैंने डायरेक्ट ऑप्शन को भी उठा करके यहाँ पे नोट्स में अपने बना लिया है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है गणित कठिन विषय है,
तथा यह केवल लड़कों के लिए है। ऐसा कोई रजिस्ट्री नहीं करा लिया है लड़के कि केवल गणित वही पढ़ेंगे। आजकल लड़कियां गणित में टॉप और अच्छे से कर रही हैं और भी अच्छा करें, यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह एक नकारात्मक जवाब होता है। अगर आपको कहीं पे भी ये ऑप्शन दिखता है तो आप उसको नेगेटिव वे में लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन मैंने 3-4 पेपर सेटों में देखा था, समानुपातिक चिंतन से आया था, समानुपातिक चिंतन। अब समानुपातिक चिंतन क्या होता है अगर उसकी बात कर लें। अच्छा, मैं आप लोगों से 1 सेकंड का टाइम लेता हूं, मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है, मैं पानी पी लूं, 1 सेकंड बस। देखिए, समानुपातिक चिंतन का मतलब होता है कि आपके जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होता है, या अगर कह रहा है समानुपातिक नहीं है तो उसमें कैसे हटाना है वो देखना पड़ता है, जिसमें समानुपात बनने जैसी संभावना उत्पन्न हो। जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D जैसा कुछ बना पाओ। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, जैसे 20 किलो आलू का दाम 400 रुपये का आ रहा है, 20 केजी आलू। तो अगर आपसे कोई पूछे 7 केजी आलू का क्या दाम होगा, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 20 का अनुपात 400 के साथ है तो समानुपात 400 का किसके साथ होगा। तो ये होता है समानुपातिक चिंतन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समानुपातिक चिंतन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप पूरब दिशा में 5 किलोमीटर गए और दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर आए, आपका डायगोनल कितना आएगा, तो क्या आप यहाँ समानुपातिक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस तरह से देखना है कि आप जहाँ पे समानुपात बना सको, वो आपका समानुपातिक चिंतन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, 4-5 पेपर सेट में मैंने देख रखा है, इसके क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया, उच्चतर कक्षाओं में गणित शिक्षण निगमनात्मक नियम से रूल की तरफ, नियम से एग्जाम्पल की तरफ चल करके इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला नोट क्या है? मैथमेटिकल थिंकिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, मैंने बताया ना कि अगर आप पैटर्न को पहचान जाते हो, प्रतिरूपों को पहचान कर लेते हो, तो ये मैथमेटिकल थिंकिंग की एक अच्छी सोच बोली जाती है, मैथ की एक अच्छी सोच बोली जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रश्न को सूत्र के आधार पर हल करना कम उपयोगी माना जाता है, ठीक है। आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन दे देता है, उसमें एक ऑप्शन ये देता है कि आप जो है, टीचर जो है बच्चों को प्रश्नों को क्या कहते हैं, फार्मूले के हेल्प से उसको सॉल्व करने में मदद कर रहा है, तो ये एक कम उपयोगी आंसर माना जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि आप मुझे भी देखते होंगे, जैसे हो गया आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, और या फिर उसका क्या कहते हैं, ब्याज वाले क्वेश्चन होंगे। मैं बहुत कम कोशिश करता हूं कि आप लोगों को फार्मूला बताऊं, मैं कोशिश करता हूं कि हमारा लॉजिक बेस से ही अगर सॉल्व हो जाता है तो लॉजिक बेस से समझाओ, रियल लाइफ से जोड़ करके कि हमारे पास हमने इतने का ये सामान खरीद के लाया, इतने का बेच दिया। तो जितना ज़्यादा आप रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ोगे उतना ही आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये हो गया, उपयोगी माना जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए वही चीज़ हमने बताया, जो व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर विधि होता है, ये भी कम उपयोगी माना जाता है शिक्षण का। गणित शिक्षण में तो बहुत ही कम माना जाता है कि गणित को आप लेक्चर दे के नहीं पढ़ा सकते, पेन पेपर लेके अच्छे से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात तो हमने पहले भी बता दिया। अगला क्या कह रहा है? यदि कोई बच्चा ज्यामितीय आकृतियों के सामान्य गुण, अच्छा जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, वैन हेले का ज्यामितीय प्रतिरूपण का जो 5 लेवल बताया था, अगर बच्चा इस हद तक आ गया है कि वो प्रमेयों को समझ जा रहा है, प्रमाणित कर पा रहा है कि उससे रिलेटेड क्या थ्योरम है, तो और क्या कहता है, गुणों का निगमन भी कर पा रहा है, प्रूफ कर पा रहा है, तो वो समझ लीजिए कि उनके लेवल 3 का स्टूडेंट है, लेवल 3 तक पहुंच चुका है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन करो तो जो और अच्छे से चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आगे देखते हैं। अच्छा, गणित में आकलन और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होने चाहिए? अभी हमने आकलन, वैसे देखो आकलन जो है एक समेटिव और उसके बेसिस में हमने बता दिया थोड़ा सा। अब इसको मैथ में देख लेते हैं, क्योंकि हम मैथ पेडागोजी पढ़ रहे हैं, पेडागोजी, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, पहला फोकस हमारा होना चाहिए कि विद्यार्थियों के गणित अधिगम में आई कठिनाइयों को पता करके सुधार करना। मूल्यांकन करने का ये उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उन्हें अवार्ड देना है इसलिए, या अच्छे अच्छे बच्चों को कलेक्ट करके ग्रुप बनाना है, ऐसे कोई ऑप्शन आते हैं तो वो गलत माने जाते हैं। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनको क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। आपका मूल्यांकन करने का, आकलन करने का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, ना कि भैया आ गए हैं, फर्स्ट पोजीशन आ गई, उनको कार देना है, ये सब नहीं जाएगा, वो सब रॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अगला क्या कह रहा है? गणित के शिक्षण विधियों में
आई त्रुटियों का पता करना और सुधार करना, क्या उनको मिस्टेक्स हो रही है उनको पता करिए और उसका सुधार कीजिए। अगला उद्देश्य क्या होता है मूल्यांकन का, विद्यार्थियों के प्रगति का रिकॉर्ड कर फाइल में उल्लेख करना। ये भी एक पॉजिटिव वे में लिया गया है ऑप्शन, ठीक है, कि उनके क्या रिकॉर्ड है, उनकी प्रगति कैसी है, पहले कैसा था बच्चा अब कैसा है, उनका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के रखो, ठीक है ना। उससे बच्चे को और आपको सिखाने में मदद मिलेगी कि आप अच्छे से और सिखा पाओगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले कुछ नोट पॉइंट्स पे। अच्छा, अब एक आता है ज्यामिति समरूपता की बात करता है। ज्यामिति समरूपता के एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपके पास जो है उसी का प्रिंट आउट करा लो। जैसे अगर मैं मान लो इस पेज का पीडीएफ आपको दे दूं तो आप लोग क्या करोगे, उसकी कई सारी फोटो कॉपी हो जाएगी, तो वो क्या हुआ, ज्यामिति समरूपता तो हुई, जो ये था बच्चे के पास वही ये था। जैसे ये हमारा हाथ है, ये वाला हाथ है, एक दूसरे के ज्यामिति समरूप है, ठीक है ना, जैसा ये है एक दूसरे को ढक रहा है। तो वही कह रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना था कि ज्यामिति में समरूपता की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम एक रूप वस्तुओं की विभिन्न माप वाली फोटोग्राफिक छवियां, अलग अलग फोटोकॉपी निकाल लेना, ये होता है, पॉजिटिव लिया गया था इस आंसर को, ठीक है ना। दो ज्यामिति वस्तुओं का आकार समान हो तो उन्हें समरूप कहा जाता है। आकार समान, जैसे ये हाथ इसके समरूप है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाओगे। चलो देखिए, एक क्वेश्चन मैथ में ये भी आया था, जबकि मैं आपको प्याजे और ये सब बायगोस्की ये नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, सीडीपी तो पूरा पढ़ाऊंगा नहीं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में कि प्याजे के अनुसार बच्चा जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये 12 साल से प्लस वाली जो एज होती है, 12 से आई थिंक 15 तक होती है। डिटेल में आप लोग अपने पेडागोजी वाले सब्जेक्ट जो हैं वो सीडीपी वाले, वहाँ से और क्लियर कर लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा। मुझे याद है वैसे इतना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 12 साल है, तो 12 साल से जो बड़ा बच्चा होता है उसके अंदर गणितीय विवेचना कौशल देखना शुरू हो जाता है। अगर वो 12 साल के लगभग हो जाता है या उससे बड़ा हो जाता है तो गुणा जोड़ घटाव ये सब करने लग जाता है, वो चीज़ें समझने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ये पियाजे के अनुसार भी यही एज उन्होंने माना था। कौन सा, आपसे ऑप्शन दिया रहेगा, फॉर्मल औपचारिक या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को आप टिक करके आओगे। कि कब पूछेगा कि गणितीय सोच कब किस एज में विकसित हो जाती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है, तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलो अच्छा, एक जो है रामानुजन संख्या की बात करी गई थी, एक क्वेश्चन पूछा गया था रामानुजन नंबर या हार्डी रामानुजन, कई जगह इनका नाम हार्डी भी लिखा हुआ, हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है, ठीक है। तो कह रहा है संख्या 1729 को ना हार्डी रामानुजन संख्या या रामानुजन संख्या कहा जाता है। ये याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि हाँ 1700, वैसे ये वर्ड तो नहीं डाला है, वो यही पूछता है कि घनों के, आगे क्या कह रहा है उसको बताता हूँ। ये वे संख्याएं हैं जिन्हें दो भिन्न प्रकार के दो घनों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, दो घनों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, वो संख्या को लिया गया 1729, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉरी, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। चलो आगे क्या कह रहा है, विद्यार्थी कक्षा में अपने परिवेश से काफ़ी कुछ सीखता है, बिल्कुल सीखता है, ये अगर ऑप्शन आता है तो ये सही मानना, ठीक है। अब क्या आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण, इतना ब्लर कैसे है, निदानात्मक परीक्षण, आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, लिखने पे मत जाना, ठीक है ना। डायग्नोस करने का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, कठिनाइयों का पता लगाना, ठीक है। देखिए इसका अर्थ होता है किसी विषय वस्तु में आई कठिनाइयों को पता करना, ठीक है ना। अगर इसके साथ टेस्ट वर्ड भी जुड़ जाता है तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसका उपचार करोगे। पहले डायग्नोस किया जा, पहले डायग्नोस आता है फिर उपचार आता है, पहले आप समस्या को जानोगे फिर उसका हल दोगे, ठीक है ना। ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, संख्याओं पर आधारित पहेलियों के लाभ। अगर आप अपनी क्लासरूम में कोई टीचर, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप पेडागोजी में आप प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे तो उसमें लिख के आता है सुमन एक अध्यापिका है, वो ऐसा ऐसा करती है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना आपको यहाँ से मदद मिलेगी। कह देगा कि सुमन एक अध्यापिका है, वो अपने क्लासरूम में पहेलियाँ सिखा रही हैं, तो इसका क्या लाभ हो सकता है। तो इस तरह के आपसे ऑप्शन अगर दिखेंगे तो आप वो टिक करके आ जाना। पहेलियों के लाभ क्या हो सकते हैं, या गणित को एक तो आनंददायी बनाने में मदद करता है, बच्चे और इंटरेस्ट से सीखते हैं। दूसरा क्या है, यह विद्यार्थियों में गणित का जो डर बना होता है, भय बना होता है, उसको दूर करने की मदद करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके लिए सही माने जाएंगे। चलो अब एक आता है सामुदायिक गणित क्या होता है, कम्यूटेटिव मैथमेटिक्स क्या होता है। एक क्वेश्चन एक बार यहाँ से बना था, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, माइंड मैप तो माइंड मैप सब कुछ यहाँ छापने की पूरी कोशिश किया है मैंने, ठीक है।
ये कम्युनिटेटिव मैथमेटिक्स क्या होता है, जैसे सामाजिक गणित क्या क्या मतलब होता है, जैसे समाज जिस गणित का इस्तेमाल करके रोज की लाइफ में जाता है, जैसे मैं बाहर जाता हूँ, एक पेन खरीद के लाता हूँ, एक कॉपी खरीद के लाता हूँ, इसका 10 रुपया दिया, उसमें और 5 रुपया जोड़ा तो पेन मिली, जोड़ घटाव करते हैं। तो ये सब काम हम लोग किस में करते हैं, अंक गणित में करते हैं, अर्थमेटिक में करते हैं। तो सामुदायिक गणित का संबंध होता है, ये होता है अंक गणित से संबंधित होता है। आपको 4 ऑप्शन देगा, बीजगणित, अंक गणित, अलजेब्रा, ये सब देगा, आप मार्क करोगे अंक गणित को। ठीक है, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और बना था, इसमें पूछा था त्रिकोणमितीय अनुपातों को, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीखने के लिए क्लाइनोमीटर, एक क्लाइनोमीटर जिसको ढाल मापी साधन का विद्यार्थियों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, जब त्रिकोणमिति बच्चे पढ़ते हैं तो वो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाइनोमीटर होता है उसका नाम, ढाल मापी होता है। ये गुरुत्व के बल पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु कितनी झुकी हुई है। मतलब ये अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ऊंचाई दूरी वाला प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चे की आंख यहाँ से देख रहा है, ये उन्नयन कोण हो गया। ये सब की हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कौन, क्लाइनोमीटर। इसका इस्तेमाल आप लोग त्रिकोणमिति ट्राइग्नोमेट्री में कर सकते हैं। ठीक है ना। कह रहा है क्लाइनोमीटर वह यंत्र है जिसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण के संबंध में किसी वस्तु का झुकाव ज्ञात किया जाता है, जैसे अवनमन कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, देखिए काफ़ी गर्मी है दिल्ली में, तो अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट पढ़ करके, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हो, दिल खुश हो जाता है और मन करता है आप लोगों को कितनी चीज़ें दे दूँ मैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके ला करके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या होता है, सृजनात्मक चिंतन में नए और मूल विचारों का उत्पादन या समस्याओं का समाधान सम्मिलित होता है। अच्छा, अगर सृजनात्मक चिंतन की अगर बात करें, जैसे आ गया कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, ठीक है ना, तो इसको शायद कॉग्निटिव कुछ ऐसे बोलते हैं ना, क्या होता है। तो इसमें जैसे आपके अंदर किसी प्रश्न को हल करने के अगर नए विचार जन्म ले रहे हैं, ठीक है ना, या कुछ भी और आप अलग तरीके से कर रहे हो समस्या समाधान करने में, तो यही चिंतन आपका बोला जाता है सृजनात्मक। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, अच्छा यहाँ पे आ गया, गणितीय अमूर्त विचारों का उपयोग करके वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करना। ठीक है ना, तो ये भी सृजनात्मक थॉट्स की बात आ गई। अगला आ गया कि जैसे मान लो आप वहाँ पे गए, आपके पास कोई बॉटल है, इस पानी को उठाकर इसे डब्बे में डालना है, दोनों के आयतन पता है, आप अपने घर पे बातें कर रहे हो कि अच्छा इसका इतना आयतन है, देखने में इतना लगभग लंबा है, इंची टेप लिया इतना फिट है, लगभग इतना लीटर दूध आ जाएगा क्योंकि इसका आयतन इतना था, तो ये सिलेंडर से इस फॉर्म में आया। तो आपने चीज़ों को गणितीय रूप दिया ना, तो थोड़ा सृजनात्मक थिंकिंग किया ना। गाँव में अगर सोच लिया तो गाँव वाले कहेंगे अरे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है ये तो ठीक है ना, ये हो गया। अगर अगला क्या होता है, प्रश्नों को हल करने के लिए अलग अलग तरीके सोचना, ये भी सृजनात्मक थिंकिंग होती है। ठीक है ना, कि आप बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं, बच्चा अच्छा सोच पा रहा है। अच्छा, अब देखिए एक वर्ड आता है सर्वे या सर्वेक्षण करना क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे कि डेटा संग्रह करना क्या है, तो आप बोलोगे सर्वेक्षण है, सर्वे करना। इसमें क्या करते हैं, आप लोग देखते होंगे कई बार हमारे घरों के बाहर लोग आते हैं, रजिस्टर ले लेंगे और जानकारियां इकट्ठा करेंगे, हमसे प्रश्न पूछेंगे कि अच्छा इस एरिया में जो है कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छा कितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कितने हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्रश्न के माध्यम से जानकारियां इकट्ठी करते हैं। ठीक है ना, तो इसी काम को बोला जाता है सर्वे करना या सर्वेक्षण। ठीक है ना, डेटा संग्रह। देखो मैंने लिखा है, यह डेटा संग्रह करने की एक विधि है जिसका उपयोग लोगों और उनके व्यवहार एवं राय, जैसे कल के मैच में नहीं देखा होगा कि आपकी क्या राय है, हम जानना चाहते हैं कि इंडिया जीतेगी कि कैसे करेगी, या जीतेगी तो कितने रनों से जीतेगी, कौन मैन ऑफ द मैच होगा। तो इस तरह से लोगों को राय को जानना और विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए उनके प्रश्नों को एक बना करके सूची तैयार करना, ये सारा क्या आता है, सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है, डेटा कलेक्शन के। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अच्छा, एक पूछा जाता है आपसे, गणित सार संग्रह किसने, ग्रंथ नामक किसने पुस्तक लिखी थी। एक बार क्वेश्चन आया था तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो महावीराचार्य ने इस पुस्तक को लिखी है, गणित सार संग्रह को। अगर उन्होंने ये नाम पूछ लिया तो ईयर भी पूछ सकते हैं, तो 850 ईसा पूर्व में उन्होंने ये काम किया था, गणित सार संग्रह जो है इसकी रचना की थी। कौन किया था, महावीराचार्य ने। ठीक है, चलो अब जो मैंने कहा था कि आगे मैंने फोटो अच्छी ले रखी है, जिसको कि मैंने लिखित रूप में दे रखा है, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया था, तो यहाँ और अच्छे से क्लियर करेंगे।
मैंने बताया था ना जियो बोर्ड आया था एक टीएलएम में, क्या होता है पढ़ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझिएगा, मैं भी समझाने की अपनी कोशिश करता हूँ। देखिए जियो बोर्ड क्या है, पहले ही बता दिया कि लकड़ी का बना हुआ एक बोर्ड होता है जिस पर अनेकों छोटी छोटी कील लगी होती हैं, ठीक है ना। अब जियो बोर्ड पर रबड़ बैंड या धागे इस्तेमाल करके बच्चे खुली एवं बंद आकृति सिखाया जाता है बच्चों को। इसकी सहायता से बच्चों को त्रिभुज, वर्ग, आयत जैसी ज्यामिति के बारे में बताया जा सकता है। सब कुछ तो बता ही दिया था। जियो बोर्ड की सहायता से केवल द्विविमी, ये याद रखना, जो एक्स और वाई एक्सिस में बनेंगे केवल उनको बताया जा सकता है, को ही पढ़ाया जा सकता है। 3D ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जा सकता, उस पर आप सिलेंडर कोण नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो दे दिया ना मैंने सारा नोट्स, यहाँ पे समराइज कर दिया। माइंड मैप की सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कुछ नहीं कमेंट करते ना, एक रेड हार्ट ही भेज दिया करो, अच्छा फील होता है। और अगर 1 सेकंड टाइम निकाल पा रहे हो तो कुछ लिख दिया करो अच्छा सा। चलो अब आ जाते हैं, जैसे एनसीएफ क्या है। एनसीएफ 2005 के बारे में थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे अच्छे से लिया है गणित के भाषा में। 2005 के एनसीएफ के अनुसार स्कूल में गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये याद रखना। आगे कह रहा है बच्चे के संसाधनों को गणितीय रूप में सोचने और तर्क करने के लिए विकसित करता है ताकि उनकी तार्किक निष्कर्ष का धारणाओं को आगे बढ़ाया जा सकते और अमूर्तों को संभाला जा सकते, अमूर्तता को संभाला जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसमें अमूर्त थिंकिंग डेवलप कराई जाती है। कोई भी चीज़ होता है उसके रियल लाइफ को गणित से जोड़ा जाता है, गणितीकरण किया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो, जो कि मैंने पहले शुरू में टॉपिक ले लिया था वैन हेले, अब यहाँ पे 5 स्तरों को डिटेल में लिखा हुआ है, खुद से भी पढ़िए, मैं भी थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। पहला लेवल 0 लेवल होता है, 5 लेवल होते हैं। पहला बोला ना, यही याद रखना, यही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पहला लेवल क्या है, विजुअलाइजेशन। इस स्तर पे क्या करता है, सिर्फ वस्तुओं को जानते हैं, उन्हें देखकर उनकी आकृति को समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे समोसे को देख करके त्रिभुज बनाना, रोटी को देख करके आकृति को देख करके वृत्त की बातें करना, बिस्कुट को देख करके आयत को बातें करना, ये सब आता है किसमें, 0 लेवल पे। लेवल 1 आता है एनालिसिस। इसमें बच्चा वस्तुओं, गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है, वस्तु के गुण के आधार पर वर्गीकरण करना सीख जाता है। बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना प्रारंभ कर देगा, लेवल 1 होता है। ये याद रखना, दे देगा कि बच्चा ये बता पा रहा है कि ये वर्ग है, ये आयत है, तो आप बताइए वैन हेले के कौन से लेवल की बात कर रहा है, तो लेवल 1 की बात कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगला लेवल 2 की बात। इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है। इसमें क्या कहता है, उनकी समानता के आधार पर, जैसे वर्ग की आकृति में उसी वर्ग को जोड़ने पर आयत बन जाता है, ये तक तब जान जाता है, ठीक है। दे देगा कि इस तरह से फिगर दे देगा कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर इसके बगल में और जोड़ दिया तो अब ये क्या बन गया, आयत बन गया। तो आप बताओ ये वैन हेले के कौन से स्टेज का बच्चा है, तो आप बताओगे लेवल 3 का बच्चा है, ठीक है। चलो सॉरी, लेवल 3 बता दिया, लेवल 2 में है। अगर ये जोड़ पाता है तो लेवल 2 में है, वर्ग को आयत जैसा रूप दे सके तो ये लेवल 2 में आ गया, ठीक है। आपका आता है लेवल 3। लेवल 3 क्या कहता है, इसमें फॉर्मल डिडक्शन की बात करता है, औपचारिक की बात करता है। इसमें बच्चा आकृतियों के सूत्र ढूंढना चालू कर देता है, बताएगा कि स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एरिया का क्या होता है, आयत का एरिया की क्या होती है, डायगोनल क्या होते हैं, ये सब ढूंढने लगता है। ऐसा क्वेश्चन बनता है सूत्रों या प्रमेयों की बात करें, जैसा कि अभी नोट पॉइंट एक लिया था मैंने कि बच्चा जो है प्रमेयों को सिद्ध कर पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, तो इसका मतलब लेवल 3 में आ गया है। अच्छा, लेवल 4 आता है आपका दृढ़, मतलब फिगर कर पाता है। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद से वस्तुएं बना लेता है, ठीक है ना। तो ये तो एकदम टॉप लेवल आ जाता है, लेवल 4। समझ गए, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, ठीक है। काफ़ी मेहनत से रात को 5 बजे तक जग करके ये मैंने कंटेंट एक एक जगह से उठा के खुद से लिख करके लगभग 12 पेपर एनालिसिस किया था, तब जा करके ये आप लोगों के लिए कंटेंट ले आ पाया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ से ही मिल जाएं, आपको और मेहनत ना करनी पड़े। मैंने आपके हिस्से की मेहनत कर दी है, ठीक है। अब आप अपना काम कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम से कम एक दोस्त को तो शेयर करवा के उससे सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आ जाता है गणितीय संप्रेषण। गणितीय संप्रेषण का मतलब होता है भेजना, संचार करना। इसका क्या तात्पर्य, देखिए गणितीय संचार से तात्पर्य उस संचार से है जिससे शिक्षार्थी गणित के बारे में चर्चा करते हैं, साझा करते हैं
और उनका विश्लेषण करते हैं तथा उनकी समझ बनाते हैं। गणित में संचार जालों मतलब जो नेट बन जाता है घूम घूम के, जालों में गणितीय सोच को व्यवस्थित, समेकित और व्यक्त करने की क्षमता विकसित करते हैं। समझ गए ना गणितीय संचार क्या होता है? एक दो बार और पढ़ लेना, ठीक है ना। एक तरह से समझ डेवलप की बात कर रहा है। चलो आगे आ जाते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको प्रश्न हल करने में मदद करेगा, उन सब चीज़ों को मैंने समेटने की कोशिश करी है। गणित का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है उसकी बात करते हैं। देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जिसका हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुप्रयोग होता है, होता जा रहा है, होता रहेगा, ठीक है। गणित एक तर्कणा मतलब लॉजिकल समस्या, किसी समस्या को हल करने के लिए सही गणितीय विधियों का सूत्रों को चुनने की क्षमता गणितीय तर्कणा कहलाती है। गणितीय अगर थॉट की बात करें, गणितीय चिंतन की बात करें, गणितीय तर्कणा की बात करें, तो आप किस प्रश्न को किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो, ये सारा किससे रिलेट करता है? गणितीय तर्कणा से, ठीक है ना। ये हो गया। गणित में विवेचना तर्कणा में निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। गणित की विवेचना कैसे करनी है, उसकी लॉजिक कैसे समझनी है, इसमें कुछ पहलू शामिल है। पहला जैसे पैटर्न देखना, ये क्या होता है? पहले भी मैंने पैटर्न देखने की बात करी थी, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत गणित में गणित में दी गई संख्याओं के क्रम का निर्धारण किया जाता है, किस क्रम में है, किसमें भाग पहले आएगा, गुणा आएगा, जोड़ आएगा, ये पैटर्न पकड़ना होता है। दूसरा क्या है? कंजेक्वर बनाना और परीक्षण करना। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत गणित में अनुमान लगाया जाता है। गणित में अनुमान, थॉट, अपने विचार दिए जाते हैं, इमेजिन किया जाता है कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी बिंदु से गुजरते हुए बहुत से वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि एक पॉइंट है, एक वृत्त खींच दे सकते हैं, नहीं भैया दूसरा कैसे, दो खींच सकते हैं, नहीं तीन खींच सकते हैं, ये अनुमान लगाया जाता है ना। खींचे जा सकते हैं 2 या 3 इस तरह से कैसे भी। अगला क्या होता है? तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता देता है। गणित का जो उद्देश्य होता है तर्कणा का, आप कितने तर्क लगा करके चीज़ें समझ पा रहे हो, ठीक है ना, और उन्हें स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने में भी मदद करता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या का एक क्वेश्चन और आया था, उससे रिलेटेड क्या आंसर बन रहे थे उसको भी मैंने लिया है। इसमें क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठचर्या की 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार, विद्यालय शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीकरण करना, ये तो 50 बार मैंने बता दिया। जबकि उच्चतर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न है। उच्चतर गणित शिक्षण बताया ना, किसको फॉलो करता है? ये करता है, देखिए, परिकलन संबंधी कौशल की दक्षता, ठीक है ना, जांच पड़ताल, समझ को विकसित करवाता है, समस्या समाधान कौशल का विकास करवाता है, ठीक है, कि बच्चों में अच्छे थिंकिंग डेवलप कर पाओ, कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अमूर्त में मूर्त धारणा विकसित कर पाते हैं, ठीक है ना। अमूर्त चीज़ों में मूर्त धारणा विकसित करना, ये होता है उद्देश्य है। और क्या है? विश्लेषणात्मक योग्यता विकसित करना, कि चीज़ों को विश्लेषण कर सके कि ये है, ये है, इस तरह से विश्लेषण कर पाए, ठीक है। तो ये सारा एनसीएफ का है। आई थिंक जितना एनसीएफ के बारे में 2-3 जगह पे हमने पॉइंट ले लिया, इससे आप आंसर सब कर पाओगे, ठीक है ना। अब एक टॉपिक आता है, एक वर्ड आता है रूबिक। ये भी एक टेलम जैसा है आई थिंक। अभी देखता हूँ क्या है, डिटेल में देखता हूँ इसको। रूबिक क्या है? एक आकलन उपकरण है। रूबिक का इस्तेमाल आकलन करने में किया जाता है, जो छात्रों के प्रदर्शन के भिन्न भिन्न कमियों में आकलन करने हेतु, वर्ग विभाजन हेतु तथा समग्र पदक्रम के आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि बच्चों को ग्रेड लेना, उनकी स्कोरिंग क्या हुई है, इनका मापदंड क्या है, पोर्टफोलियो क्या, ये सब चीज़ें आकलन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? रूबिक का। इतनी ऑप्शन देख करके, इतना सुनने के बाद ऑप्शन पढ़ोगे आप लोग, आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पीएचडी नहीं करवा पाऊंगा, आप लोग इतना सुनने के बाद आपको हेल्प मिलेगी आपके क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करके टिक मारने में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखिए, रूबिक को मापदंड श्रेणी, ग्रेडिंग योजना, स्कोरिंग गाइड के रूप में भी जाना जाता है। दे देगा कि मापदंड श्रेणी क्या है, ऑप्शन दे देगा रूबिक ये वो, तो रूबिक लगा देना, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? इसके साथ ही रूबिक का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों, समूह परियोजनाओं, पोर्टफोलियो में प्रस्तुतियों में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग याद रखोगे रूबिक से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखते क्या है, आगे इसमें कुछ और लिखा है। रूबिक के माध्यम से आकलन करने के विषय में निम्नलिखित निर्देश उपयुक्त है। क्या आप ध्यान रखोगे आकलन करते टाइम, उसके बारे में थोड़ा सा है। क्या कह रहा है? यह पाठ की योजना अच्छी तरह से बनाने में मदद करता है। अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो आपको इसमें भी हेल्प करेगा कौन? रूबिक, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना।
विद्यार्थियों को समग्रता के आधार पर ग्रेड देने में सहायता करेगा। ठीक है, कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, तो आकलन करने में आपका मदद करता है। अगला क्या है, विश्वसनीय प्रश्न पत्र तैयार करने में सहायता करता है। आप पेपर बनाओगे मैथ का तो उसमें भी आपकी मदद करेगा कौन, रूबिक। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान देखना कि अनेक जैसे बहुविकल्पी प्रश्न का आकलन करने में रूबिक का कोई उपयोग नहीं होता है, ये बात याद रखना। अनेक उत्तरों वाले प्रश्नों को आकलन करने में रूबिक का कोई हाथ नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे, वहीं से हमने इनके आंसर्स के कंटेंट लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में दे पाऊँ पॉइंट को। ये हो गया था गणितीय कक्षा में। देखिए, जियो बोर्ड बंदियों वाला ग्रिड पेपर कार्ड 10 ग्राम का उपयोग करना, आकृतियों संबंधी विभिन्न अवधारणाओं को विकसित करने में सहायता करना। ये क्या है, जियो बोर्ड मैंने बता ही दिया आपको। ग्रिड पेपर क्या है, कटआउट क्या है, ये बता देता हूँ। ग्रिड पेपर और कटआउट की सहायता से ज्यामितीय आकृतियों को सिखाया जाता है, ये याद रखना। 10 ग्राम भी देखो यहाँ लगा रखा, मैंने बोला था ना सब कुछ लिखित में है यहाँ पे। 10 ग्राम क्या है, देखिए, ज्यामितीय आकृतियों की एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़ों आकारों को अलग अलग दिशाओं में एक साथ जोड़कर तरह तरह की आकृतियां निर्माण किया जाता है, ये 10 ग्राम होता है। ठीक है ना, जिसमें बच्चों के सृजनात्मकता का विकास किया जाता है, एक पहेली खेल की 10 ग्राम कहते हैं। ठीक है ना, आई होप चीज़ें समझ पा रहे हो, पहले भी इस पर हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं, मेरी मेहनत आप लोगों को लग रही है कि सर ने कंटेंट लेने में रात में काफ़ी मेहनत किया है, चीज़ों को ढूंढा है, ठीक है, इसीलिए आज की वीडियो लेट आ रही है, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या करा। हाँ, गणितीय पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड है कि गणित पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण रूपक निम्नलिखित है। कैसी होनी चाहिए गणित पाठ्यपुस्तक, उस पर बात है। गणित पाठ्यपुस्तक में अवधारणा से संबंधित रंग बिरंगे चित्र हों तो और अच्छी बात है। अवधारणाओं और उप अवधारणाओं को उजागर करना चाहिए कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन कम इंपॉर्टेंट है, उसके हाईलाइट होना चाहिए, ये भी अच्छी बात होती है गणित पुस्तक के लिए। दैनिक जीवन के साथ गणितीय अवधारणाओं को जोड़े हुए कंटेंट हों, वो भी अच्छी बात होती है। कह रहा है एक गणितीय पुस्तक का उद्देश्य सिर्फ गणित विषय वस्तु का संग्रह मात्र न होकर छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, खुले मस्तिष्क का निर्माण, आलोचनात्मक अभिवृत्ति का विकास आदि भी होना चाहिए उसमें। केवल ये ना हो कि आपने डाल दिया केवल जोड़ घटाव वाले प्रश्न है और कुछ है नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ की चीज़ें भी जोड़ के होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो, तभी आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चों की बुक में बहुत सारे फूल पत्ते बने होते हैं। अगर 2+2 सिखाना होगा तो इधर 2 बच्चा बना देंगे, इनको जोड़ के बताएंगे इधर कितने बच्चे आ गए, इस तरह से। ठीक है ना, आगे भी देख लेते हैं। गणित की कक्षा में गणितीय तर्क के सिद्धांत का एक हिस्सा है। जो तर्क वितर्क किया जाता है गणित का, उसका एक सिद्धांत का एक हिस्सा है। उसके तर्क वितर्क में क्या सही कथन है, उससे रिलेटेड कंटेंट है। ठीक है, देखिए, तर्क वितर्क एक क्रम की तरह है, समझा जा सकता है, जो यह दर्शाता है या समझाता है कि यह एक गणितीय परिणाम क्यों नहीं है। अगर कोई बात चल रही है, आप लोग आपस में तर्क वितर्क करोगे तो आप कहोगे कि ये गणितीय परिणाम क्यों नहीं, इसको तो गणितीय परिणाम होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से काम आता है तर्क वितर्क में। दूसरा क्या आता है, गणित शिक्षा में ह्यूरिस्टिक बताया ना, करके सीखना स्वतः शोध उपागम का एक हिस्सा हो सकता है तर्क वितर्क। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, गणितीय तर्क वितर्क एक औपचारिक या अनौपचारिक प्रमाण हिस्सा भी हो सकता है। औपचारिक चीज़ें हो सकती है, अनौपचारिक चीज़ें हो सकती हैं। आप अगर तर्क वितर्क कर रहे हो तो पॉजिटिव बातें भी निकल के आएंगी, नेगेटिव बातें भी निकल के आएंगी उसकी। कह रहा है गणित शिक्षण में जो तर्क वितर्क है इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि गणित एक तार्किक विषय है, इसलिए तर्क वितर्क बहुत जरूरी है गणित में। ठीक है ना, चलो, अब ये आज का अपना लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, और आई होप आप लोगों को मैंने काफ़ी अच्छे से चीज़ें समराइज किया है। अगर हमने समराइज किया है, आपको मेरी मेहनत को लगता है कि हाँ सर ने थोड़ी मेहनत करी है और इतनी देर तक आपने वीडियो देखा है, तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलो आ जाते हैं गणित की प्रकृति को लेकर के, लास्ट में इसको समराइज कर लेते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग खत्म कर लेंगे। कह रहे हैं गणित ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है। तार्किक जरूर हो रहता है, ये बात ध्यान देना, जिससे आसानी से समझा जा सकता है। तो गणित ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या इसकी प्रकृति है कि गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं, मूर्त नहीं होती, अमूर्त ज़्यादा होती हैं। ये हो गया। गणित निगमनात्मक विवेचना पर आधारित होता है, एक बात ये हो गई। मैंने बताया ना कि गणित जो होता है उच्चतर स्तर पे
निगमनात्मक चलती है, डिडक्टिव मेथड पे चलती है, ठीक है। पहले नियम आता है फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। ये वाले क्वेश्चन की गलती बहुत करते हैं बच्चे। आगे क्या कह रहा है, गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रम है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं, ठीक है ना। तो जिस इस उम्र में बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है उससे रिलेट करके बताया गणित की प्रकृति को। अगला क्या कह रहा है, यह हमारे अनुभविक ज्ञान का एक क्या है, उपोड़पाद है। हिंदी कुछ ज़्यादा ही डीप लिख दी, इग्नोर मारो। अगला कह रहा है, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक नहीं है। ये नहीं है कि बच्चा स्कूल में है उसके अंदर गणित को लेकर के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए कि थ्योरी वगैरह थ्योरम्स वगैरह प्रूव करने लग जाए, ये बहुत ज़रूरी नहीं होता। ऐसा ऑप्शन आता है तो आप थोड़ा सा नेगेटिव ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज का कंटेंट हमारा यहाँ तक रहा। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, ठीक है। और हाँ, मैंने देखा है आप लोगों के कमेंट से मुझे फील हुआ है कि आप लोग माइंड मैप वाली सीरीज को बहुत अच्छे से सराह रहे हैं और उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तकते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने अपना काम कर दिया, आप भी अपना काम करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।